PCG 172 जेंडर युवा पहचान, इसका जो हमारी बुक रहेगी, इसका आज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 है। इसमें हमारा क्या रहेगा, जेंडर युवा पहचान एवं लैंगिकता। इस चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज हम डीपली से इसमें देखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जैसे 6.3 है लिंग, जेंडर और पहचान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आज इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे 6.4 लैंगिकता, आत्म तथा शरीर जागरूकता, यानी इन दो जो पार्ट हैं 6.3 और 6.4 इस चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस क्लास को आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने चैप्टर सारे आपको पढ़ा रखे हैं, और आप उन्हीं की भी जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पूरी सारी क्लास मैं करवाऊंगा आपकी, ठीक है। देखिएगा 6.3 लिंग और पहचान। देखिएगा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो पहला सवाल पूछता करे भैया कि जब कोई लड़का वड़का किसी के यहाँ पैदा होता है ना, जन्म लेता है, तो सबसे पहले हर इंसान पूछता भैया लड़की हुई है कि लड़का हुआ है, ठीक है। फिर सवाल पूछा जाता है क्या बच्चा और माँ ठीक हैं। दूसरा सवाल होता, पहला सवाल ये होता भैया लड़का हुआ है लड़की हुई है, सबसे पहले ये पूछता। फिर पूछता भैया जो बच्चा है जो माँ है ठीक है कि नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे आसपास लोगों की नज़र में हमारा लड़का या लड़की होना हमारी पहचान का केंद्र है। अगर आसपास देखें, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो भाई लड़का या लड़की हो इम्पोर्टेंट है। और समाज में भी देखें तो प्रमुख पहचान क्या है, प्रमुख पहचान अगर देखें तो किसी का लड़का या लड़की होना ही क्या है, केंद्र बिंदु है। हालांकि हमारी पहचान निरंतर व्यापक होती जाती है, यानी कहते हैं कि और भी हमारी पहचानें होती हैं, लेकिन एक लड़के के रूप में होना, एक लड़की होना एक प्रमुख पहचान है। परंतु लिंग हमेशा शामिल रहता है, यानी लैंगिक पहचान जो होती है वह हमेशा शामिल रहती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में लैंगिक पहचान यानी लिंग के आधार पे, ठीक है, आप महिला हैं या एक पुरुष हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट पहचान रहेगी या इंपॉर्टेंट भई रहेगी। जब हम बड़े होते तो सवाल पूछते हैं मैं कौन हूँ, और मैं अपने जीवन काल के दौरान हम अलग अलग उत्तर प्राप्त करते हैं। हमें बताया गया है कि आप भारत से संबंध रखते हैं, आप भारतीय हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं भैया हम कौन हैं, बोलेंगे भाई आई एम इंडियन, मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडियन हूँ। आप भारतीय हैं। जैसे आप पंजाबी हैं, असमी हैं, जब हाँ अलग अलग राज्य, भाई पंजाब का जो व्यक्ति होगा कहेगा पंजाबी हूँ, जो असम के लोग हैं बोलेंगे मैं असमी हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र के लोग बोलेंगे भैया मराठी हूँ, उड़ीसा के लोग बोलेंगे उड़िया हूँ। इसी प्रकार से बिहार के होंगे तो बोलोगे भाई मैं बिहारी हूँ या मैं बंगाली हूँ, मैं ऐसे इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। यह आपकी समृद्ध भाषा विरासत या भाषा की विरासत होती है। इस तरह आपकी भाषा, साहित्य, कविता और गीत के तत्व जो आप में है उसकी पहचान का हिस्सा है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल, कॉलेज या संस्थान में किसी विशेष कक्षा के छात्र होते हैं। इन सभी पहचानों में लिंग केंद्रीय होता है। भाई जब क्लास में बात करें, जैसे कोई बोलेगा कौन सी क्लास में हो, बोलोगे 6 में, 7 में। उसी प्रकार से क्लास में अगर देखो लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, लड़कियों को अलग बैठाया जाता है। उसी प्रकार से आपने देखा कि आज हमारे देश में गर्ल स्कूल या बॉयज स्कूल भी होते हैं, गर्ल स्कूल खास करके होते हैं। तो एक लैंगिक पहचान जो लिंग है, लिंग के आधार पर लड़का है या लड़की है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले पहचान को थोड़ा और समझते हैं। वैज्ञानिकों में 3 एक अर्थ जैसे शब्दों का प्रयोग है, जैसे व्यक्तित्व, आत्म और पहचान। व्यक्तित्व को कुछ एक ऐसी निश्चित घटनाओं जैसे गुण है। भाई व्यक्तित्व का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति में अगर कोई गुण है उसको व्यक्तित्व बोला जाता है, या कोई लक्षण के तौर पर। यानी हम व्यक्तित्व को मानते क्या है कि किसी में अगर कोई गुण है या लक्षण है, हम उसके तौर पर व्यक्तित्व को समझते हैं, जो हम एक दूसरे में अद्वितीय अलग पाते हैं, यानी एक दूसरे में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके रूप में अलग बनाते हैं। व्यक्तित्व में नए प्रयोग करने के लिए हमारा खुलापन, यानी व्यक्तित्व में अगर हमें बदलाव करना है या चेंज करना है तो लोगों के प्रति हमारा जो मूल दृष्टिकोण है, चाहे हमारी भाई बहुमुखी प्रतिभा हो या अंतर्मुखी हो, हमारी जो बाहरी घटना है, निपटने के लिए हमारा क्या अनुकूल क्षमता और अवसाद की आशंका में यह शामिल है। व्यक्तित्व पूरे जीवन काल में स्थिर रहता है, यानी कह रहे हैं इंसान का जो व्यक्तित्व रहता है वो सेम ही बना रहता है। व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते हैं,
वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में विकास होने और बढ़ने की नहीं, देखो व्यक्तित्व स्थिर रहता है, लेकिन व्यक्तित्व में डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व में विकास होता है, और व्यक्तित्व में आगे बढ़ने की जो गुंजाइश है वह हमेशा बनी रहती है। आत्म ऐसा परिभाषिक शब्द है, यानी आत्म एक ऐसा परिभाषिक शब्द है जिसका उपयोग इस अर्थ में लिया जाता है कि हम स्वयं को समझते क्या हैं, भाई हम कौन हैं, हम खुद को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं और अपने बारे में चीज़ों को समझते हैं तो हम आत्म यानी खुद के बारे में अपनी भावना विकसित करते हैं, हम अपना मूल्य स्वयं समझते हैं, आत्मविश्वास विकसित करते हैं, हम भावना और विचारों आदि को व्यक्त करने में स्वयं को नियंत्रित करते हैं। आत्म का मतलब खुद से है, भाई हम खुद को कैसे पहचानते हैं, अपनी जागरूकता है या अपना आत्मविश्वास है या अपनी अभिव्यक्ति है, ठीक है, हम किस तरह से अपने समाज से संबंध जोड़ते हैं, अपना सामाजिक मापदंड जो है हमारे अंतर व्यक्तित्व और सामाजिक अनुभवों पर क्या होता है या आधारित होता है। अगर हम पहचान की बात करें, पहचान यहाँ पर सबसे बाहरी रूप में प्रदर्शित करता है, जहां हमारे आत्म को कुछ विशेषताओं के साथ जोड़ा जाता है तथा अंतर व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी करें कि हमारी पहचान पर हमारी आत्म का और हमारे व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी हमारी पहचान पर हम हमारे आत्म का और हमारे व्यक्तित्व का बहुत पहचान पड़ता है। हमें हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या नास्तिक के रूप में पहचान मिलती है। भाई माना जाता है ना, भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम नास्तिक हो, यानी तुम्हें ईश्वर में कोई आराधना नहीं तो उसी को नास्तिक। हम कह सकते हैं यद्यपि मैं एक पारंपरिक परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैं स्वयं को आधुनिक मूल्यों से जोड़ता हूँ। भाई मैं एक पारंपरिक यानी जहाँ रीति रिवाज धर्म रहा वहाँ पर पैदा, लेकिन मैं नया हूँ, भाई जो नई जमाने की पौध है, ठीक है, इसलिए मैं आधुनिकतावादी हूँ। हम यह भी महसूस करते हैं कि यदि मैं लड़की के रूप में पैदा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक लड़का हूँ और लड़के के तौर पर पैदा होकर लड़की के तौर पर महसूस कर रहा हूँ। इस प्रकार हमारी पहचान वह है जिसे हम स्वीकार करते हैं। कह रहे कि पहचान का मतलब होता है कि इंसान ने जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। भाई किसी ने अपने आप को हिंदू बना लिया, किसी ने मुस्लिम बना लिया, किसी ने खुद को लड़के के रूप में पहचान दी कि भाई मैं एक लड़का हूँ या लड़के की तरह। यानी हम पहचान का मतलब होता है वो होता है जिस पहचान को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जैसे बहुत सारे लोगों ने खुद को लीडर, नेता, किसी ने टीचर के रूप में स्वीकार किया। मान लो एक महिला है, ठीक है, महिला ही है, लेकिन वो क्या करती है, वो बहुत अच्छी प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो खुद को प्लेयर के रूप में उसने पहचान बना ली है, महिला के रूप में नहीं। यानी हमारी पहचान हमारे जो कौशल है उससे बनती। भाई कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन का काम करता है तो इलेक्ट्रीशियन के रूप में उसकी पहचान बनी, ना कि एक लड़के के रूप में पहचान। यानी पहचान वो होती है जिसे हम स्वीकार करते हैं पूरी तरह से और उसके मालिक हैं। अतः यह हमारे अंतर व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों की गहराई को भी प्रभावित करता है। हमें महिला या पुरुष या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान मिलती है। यानी ज़्यादातर अगर देखें तो भैया इंसान को भाई महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर यानी जिसे हम गे या छक्का उक्का जो बोलते हैं, या हम अलग अलग रूपों में इनको कहते हैं, ठीक है। हम बड़े होने पर अपनी पहचान बदल सकते हैं। भाई बड़े होने पर सभी अपनी पहचान बदल सकते हैं। हालांकि कई मामलों में जैसे लिंग की पहचान बदलना बेहद मुश्किल है, यानी हम अपना लिंग नहीं बदल सकते। महिला अपने बॉडी महिला ही रहेगी, पुरुष मुश्किल है, बदला तो अब जा ही सकता है, अब तो बदल भी रहे हैं लोग। हालांकि कई मामलों में जैसे लिंग की पहचान बदलना बेहद मुश्किल है, दर्दनाक होगा, भाई बहुत मुश्किल होगा, बहुत पैसा लगेगा, ठीक है, असंभव होगा, ठीक है। कुछ मामलों में ऐसा बदलाव आसान है, जैसे आपकी राजनीतिक पहचान। कुछ पहचानें बदलना बहुत आसान है। भाई आज इस पार्टी हो, कल उस पार्टी में चले गए, ठीक है। आज तुम टीचर के रूप में तुम्हारी पहचान थी, कल तुम्हारे किसी और के रूप में पहचान हो गई। बहुत सारे लोग जैसे फिल्म में काम करते हैं, फिल्म छोड़ करके नेता बन जाते हैं, यानी उनके पहले एक्टर के रूप में पहचान थी, फिर एक नेता या पॉलिटिशियन के रूप में पहचान। यानी कुछ पहचानें हम जल्दी बदल सकते हैं। यानी लैंगिक पहचान बदलना तो मुश्किल था, लेकिन आज के समय बहुत आसान कर दिया है कि हर कोई व्यक्ति अपना लड़का जो है वो अपना पार्ट बदलवा करके लड़की वाला जननांग लगवा सकता है, लड़का लड़की वाला लगवा सकती है, आसान हो। लेकिन कुछ पहचानें हमें बदलना बहुत आसान है, जैसे टीचर अपनी पहचान जल्दी बदल सकता है, नेता, राजनेता, इस प्रकार की पहचानें जल्दी में। आप एक अनिच्छुक नागरिक से इच्छुक मतदाता, इससे भी आगे किसी पार्टी के गहन प्रतिबद्ध सदस्य तौर पर जुड़ सकते हैं। आप राजनीतिक सोच को भी बदल सकते हैं। इसलिए केंद्र बिंदु यह है कि जिन 3 धारणाओं से हमने चर्चा की है, पहचान उनमें से सबसे बाहरी है, यानी पहचान सबसे बाहरी है जिसको, ठीक है। अब हम यहाँ पर बहुत दिलचस्प हो जाते हैं, क्योंकि पहचान सबसे बाहरी और सामाजिक है
और हमारे पास ऐसी कई पहचानें हो सकती हैं जो हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पुरुष या महिला होने के नाते के रूप में पहचान का जो अर्थ है वह हमारे जन्म अथवा जन्म लेने से पहले हमारे भविष्य पर प्रभाव डालता है। नहीं कहने कि जो हमारी महिला के रूप में पहचान है किसी की पुरुष के रूप में, वो हमारे जन्म के समय रहती है। इसी तरह हमारे क्षेत्र की पहचान बन जाती है, भाई हम कौन से क्षेत्र से हैं, कौन सी भाषा है, कौन सा समुदाय है, इससे हमारी राष्ट्रीय पहचान बनती है। तदनुसार यानी उसके बाद हमारे व्यवहार के आधार पर हमारी पहचान बनती है, हमारा व्यवहार कैसा है, रिलेशन कैसा, संबंध कैसा। दूसरे, चूंकि हमारी पहचान सामाजिक संरचना के मापदंडों के नियमों पर, हमारी पहचान हमारे विकास की, जैसे हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावना कैसा, भैया हमारा काम कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें हमारे विकास में कभी कभी बाधा भी डालती हैं। तो कुछ एक को सक्षम और सुविधाजनक बना देते हैं। दिलचस्प सवाल यानी बहुत दिलचस्प यानी सवाल यह है कि हम जब कुछ विशिष्ट पहचानों और समाजीकरण प्रक्रिया एक दूसरे का विरोधाभास यानी एक दूसरे का विरोध करती नजर आती हैं, कुछ असंगति पैदा करती हैं, तो यह कैसे प्रतिक्रिया और अनुक्रिया करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिंग क्या है। यह एक पहचान कैसे है। लिंग एक सामाजिक निर्मिति है। सामाजिक निर्मिति संबंधित विचारों एक ऐसा समूह है जिसकी रचना समाज करता है, वर्णन समझने और करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए 150 साल पूर्व भारत में किशोरावस्था का विचार, उससे संबंधित अवधारणा जैसे कि पहचान संकट मौजूद नहीं थे, क्योंकि भारतीय में छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। भाई पहले हमारे देश में क्या होता था, बहुत छोटे बच्चे रहते थे, उनकी क्या होता शादी हो जाती छोटे में। सामाजिक संरचना इतनी मजबूत और कठोर थी कि किशोरावस्था से संबंधित बदलाव को कभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया गया। यानी भारत में कभी भी किशोरावस्था में जो परिवर्तन आता है लड़कों में लड़कियों में, उसका स्वतंत्र अध्ययन, इंडिपेंडेंट उसका पढ़ाई उसको नहीं देखा गया। किशोरावस्था से संबंधित बदलाव को कभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं रहा। पश्चिम मनोवैज्ञानिकों को भी 1960 के दशक तक किशोरावस्था की चर्चा नहीं की। यानी जो पश्चिम, जो यूरोप और वहाँ के जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 1960 तक कभी भी किशोरावस्था पर चर्चा नहीं की, जबकि पश्चिमी दुनिया में सामाजिक बदलाव ने किशोरावस्था की सामाजिक वास्तविकता को सृजित किया और नई सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए पारिभाषिक शब्द किशोर की जांच और अध्ययन किया। ऐसा ही अन्य उदाहरण आप जानते होंगे। आधुनिक समाज में जनसांख्यिकी परिवर्तन, आज का जो समाज है उस जनसंख्या के दौर से भैया क्या कर रहा, गुजर रहा है, या एक वृद्ध समाज है। इसलिए सकारात्मक वृद्धावस्था, मृत्यु, बुढ़ापे में पहचान आदि विषय में केंद्रीय और शोध काफी एवं विचार विमर्श हो रहा है। इसलिए लिंग को एक पहचान के रूप में समझने के लिए सामाजिक रूप से निर्मित लिंग तथा हमारे जैविक लिंग में अंतर कह सकते हैं। हमारी जन्मजात प्राथमिक यौन विशेषताओं के आधार पर हमें जैविक दिया जाता है। जैसे एक सिनिन और अंडकोश के साथ पैदा होता है, हमें एक लड़का और लड़की में जैविक लिंग प्रदान किया जाता है। जैसे भाई लड़के की लैंगिक पहचान अलग है, ठीक है, उसका पेनिस है या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लड़की में जैसे यहाँ पर बोला गया अंडकोश है, ठीक है, वो लेकर के पैदा होती है, ठीक है। इसके साथ लड़के और पुरुष में जैविक, यदि हमें एक योनि यानी वजाइना गर्भ के साथ पैदा होते तो एक लड़की या महिला की लिंग प्रदाता है। यानी महिला का, जैसे पुरुष का लिंग क्या है, जैसे अंडकोश है या उसका पेनिस है, ठीक है, लड़की का वजाइना है, इस प्रकार से उसकी क्या होती है भैया, लैंगिक पहचान है, ठीक है। तो हमें एक लड़का लड़की के रूप में लैंगिक पहचान, हालांकि यह जेंडर की सामाजिक निर्मिति है। यानी जेंडर एक प्रकार का सोशल के रूप में होता है, ठीक है, वो वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, फिजिकली नहीं होता। जो लड़के और लड़की के रूप में हमारे अंतर व्यक्तिकता और सामाजिक व्यवहार को हमें समझाता और उसे नियंत्रित भी करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक पार्ट देखें, यहाँ पर देखिएगा क्या रहेगा, लिंग समाजीकरण और लैंगिक भूमिकाएं। यानी लिंग समाजीकरण क्या है और लैंगिक भूमिकाएं क्या होती है। देखो, बड़े होने की प्रक्रिया जिसके दौरान हम अपने माता पिता, परिवार, हमारे आसपास के व्यापक समुदाय और समाज से सीखते हैं। इसके तहत महिला या पुरुष होने का अर्थ समझना लिंग समाजीकरण कहलाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, लिंग समाजीकरण कहते हैं। जब हम बड़े होते हैं, हम माता पिता, हमारे जब परिवार के आसपास के जो व्यापक समुदाय से सीखते हैं कोई महिला पुरुष होने का अर्थ क्या है, लिंग समाजीकरण है। समाज में बड़े होने की प्रक्रिया, भाई जो समाज में हम लोग बड़े होते हैं,
करने योग्य या न करने योग्य बातें की कई नियम बनाती है। उदाहरण के लिए भारत में महिलाएं काम के लिए बाहर नहीं जाती। अगर हम बात करें भाई हमारे समाज में क्या है कि जो महिलाएं हैं बाहर नहीं जाती, घर में काम करती हैं, पुरुष बाहर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि समाज को लगता है कि महिलाओं को काम के लिए बाहर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समाज कहता भैया कि जो महिला उनको काम के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, या पुरुष की भूमिका यानी पुरुष ही जाकर के बाहर कमाएगा धमाएगा और महिला को तो घर पे खाना बनाना चाहिए, बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, घर की देखभाल करे। अभी भी भारतीय गांव में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कब और कहां और कैसे जाती हैं इसके बारे में आज भी अगर देखें गांव में जो है महिला कब जा रही कहां जा रही है इसके बारे में बहुत सारे नियम हैं। जिन समाजों और समुदाय में हम पैदा हुए हैं उनके आधार पर लिंग व्यवहार तथा पुरुष या महिला के निर्देश विशिष्ट भूमिकाएं के आधार पर हमारा सामाजिकरण होता है। यानी जिस समुदाय में हम पैदा होते हैं वहां पर लिंग की पहचान की, वहां लड़के के क्या नियम है, लड़की के नियम क्या है, उसके आधार पर क्या होता है हमारा सामाजिक पहचान होता है। कुछ समाजों में हमें सिखाया जाता है कि लड़की साहसी और लड़के जो कुछ समाज यानी कुछ सोसाइटी जो समाज कहता है कि भाई लड़के जो होते हैं साहसी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वह रोते नहीं हैं। भाई बच्चे कोई रो तो बोलेंगे लड़की थोड़ी है जो रो रहा है, इस प्रकार से यानी कुछ समाजों में ऐसे बोला जाता है। सामाजिकरण के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि लड़कियां साहसी नहीं होती हैं, उन्हें हमेशा दूसरों की अनुमति चाहिए, वह अक्सर रोती हैं। वही अन्य समाजों में पुरुष का रोना सामान्य व्यवहार हो सकता है और महिलाएं मजबूत और निर्भीक हो सकती हैं। यानी हर समाज में अलग अलग लिंग के आधार पर पहचान हो सकती है। कुछ समाजों में लिंग सामाजिकरण बहुत सख्त है, इन मापदंडों का पालन नहीं किया तो तत्काल उपहास बहिष्कार या भैया कुछ समाजों में लड़का अगर लड़के के रूप में काम नहीं करे या लड़की अगर किसी चीज़ का उल्लंघन करे तो समाज से बाहर निकाल दिया, उसको दंड मिलता है। कुछ समाजों में लिंग मापदंडों में 16 लचीलापन है और विविधता। कुछ समाजों में अगर कह सकते हैं लड़का लड़की में जो भेदभाव है वह कम हमें दिखाई देता है। परंपरागत रूप से अगर हम बात करें समाज में पुरुष और महिलाओं को विशेष तौर पर कुछ निश्चित काम और तौर तरीके, अगर हम परंपरागत रूप से देखें हर समाज में महिलाओं को पुरुषों को अलग अलग कुछ विशेष तौर तरीके काम हैं। जब काम और तौर तरीके पुरुष और महिला के रूप में जन्म चलते ही सौंपे जाते हैं इसे हम लैंगिक भूमिका, लेकिन पुरुष के आधार पे अगर पुरुष कोई काम कर रहा है और महिला के होने के नाते महिला कोई काम करे, यानी पुरुष है इसलिए उसको उस प्रकार का काम दिया गया है, महिला है इस प्रकार का महिला का काम मिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लैंगिक भूमिका, ठीक है। पुरुष पारंपरिक रूप से आजीविका कमाने वाला होता है। सामान्यतः भाई यही माना जाता है कि जो पुरुष है वो क्या करेगा भाई कमा के लाएगा, धमा के लाएगा, बाहर से नौकरी करेगा। महिलाओं को पोषणकर्ता की भूमिका, यानी जो महिलाओं को माना जाता है भाई वो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, घर को साफ रखेगी, कपड़ा धोएगी, बच्चों को जन्म देगी, पालेगी, ठीक है। इन विशिष्ट लैंगिक भूमिकाओं को देने वाला अर्थ है कि लड़कियों का सामाजिकरण लड़कों की तुलना में अलग है। यानी लड़कियों का जो सामाजिकरण है वह लड़कियों की तुलना में क्या होता है अलग होता है। इसलिए लड़कियों से बड़े होने और घरों की देखभाल की उम्मीद की जाती है। उनको बचपन में उन परिस्थितियों पर जोर दिया जाता है जिन्हें बड़े होकर के महिलाओं के रूप में उन्हें क्या करती हैं स्वीकार करती हैं। जैसे छोटे भाई बहनों की भैया देखभाल करती हैं, जो लड़कियां होती हैं, खाना पकाती हैं, बड़े बुजुर्ग जो घर में उनके देखभाल करते हैं, माँ की मदद करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर पानी लाना, दूसरों के लिए ख्याल रखना। लड़के बचपन से ही अनुभव के चिन्ह करते, जैसे उनको स्वतंत्र साहसी और क्षमता वाला, क्योंकि यह सामाजिक अपेक्षा है कि उन्हें बाहर जाकर के काम करना है, आजीविका कमानी है, उन्हें अपनी व्यक्ति भूमिकाओं के स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं, पुरुष और महिला बनते हैं, वो अपने ज़्यादातर समय ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो समाज में नियम में फिट होते हैं। उन्हें अपने बड़ों को देख करके जो सीखते हैं उनके लिए सच बन जाता है। यह उनके आत्म और पहचान का एक आंतरिक हिस्सा। मैं कह रहे कि भाई महिला और जो पुरुष है उसको समाज के रूप में काम मिले। जैसे लड़का अपने बड़े भाइयों को देख रहा, पिताजी जो कर रहे हैं वही काम वो भी करता है। अगर लड़की अपनी माँ को देख रही, दीदी को देख रही, भाभी को देख रही, उसी प्रकार से वह भी चीज़ों को सीखती है और करती चली जाए। यानी लड़का जो है जो पुरुषों के लिए काम है वही कर रहा, और महिलाएं जो हैं वह महिलाओं के वाले काम कर रही। यानी एक प्रकार की इसी को हम लैंगिक भूमिका बोलते हैं। यानी लिंग के आधार पे जो आपको भूमिका दे देगी, यानी लिंग के आधार पे आपको काम दे देगा। भाई लिंग के आधार पे पुरुष है तो बता दिया आपको बाहर से कमा के धमा के लाना है, और एक महिला है तो उसको बता दिया कि भैया कि तुमको क्या करना है कि घर में रहना है, काम करना है, चूल्हा चौका बर्तन करना है, घर वालों की देखभाल करना है, बच्चे पैदा करना है। इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। यह उनके आत्म और पहचान का आंतरिक हिस्सा बन जाता है। हालांकि हमें यह भी निश्चय आश्चर्य होना चाहिए कि व्यक्तित्व और आत्म उन विशेषताओं का क्या होता है
जो इस नियत में असाइनमेंट के अनुरूप नहीं है। कुछ लड़के स्वप्नमय होते हैं, वह कभी बनना चाहते हैं और भावनात्मक महसूस करते हैं। जब वह रोते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लड़कियों में अपने व्यक्तित्व में साहसी होती हैं, वह उछल कूद करना, पेड़ों पर चढ़ना, खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं। उनके बड़े बुजुर्ग उन पर चिल्लाते हैं कि शादी के बाद वह परेशान होंगी। वास्तव में हम सभी के पास ऐसे व्यक्तित्व गुण हैं जो लिंग की भूमिकाओं के नियमों के अनुरूप, यानी कह रहे हैं कि लड़के में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लड़की वाले हैं और लड़कियों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लड़के वाले हैं। एक क्या करते हैं कि अनुरूप, यानी लैंगिक पहचान के अनुरूप भी हमारे अंदर गुण होते हैं। वास्तव में हम सभी के पास ऐसे व्यक्तित्व के गुण हैं जो लिंग की भूमिकाओं के अनुरूप नहीं है। क्या आप अपने भीतर कुछ एक ऐसे पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लिंग के समाजीकरण में फिट नहीं होते? भाई एक लड़का सोच सकता है कि मेरे अंदर कुछ लड़कियों की पहचान है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लड़कियों में होती हैं, हमें मेरे में हैं, ठीक है। या लैंगिक पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन होता है जैसे लड़कियाँ भाई बहुत साहसी हैं, पेड़ पर चढ़ती हैं, काम करें, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो समाज में फिट नहीं है। अगला जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें क्या दिखेगा भाई, बदलती हुई लैंगिक भूमिकाएं। देखो आज के समय में लिंग के आधार पर जो समाज बोलता था भाई कि लड़की है तो घर में रहेगी, घर के काम करेगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, कपड़े धोएगी, घर वालों की देखभाल करेगी, बच्चे पैदा करेगी, ये लड़कियों की भूमिका थी। लड़के क्या थे, बाहर जाएगा, कमाएगा, धमाएगा, एक प्रकार की। अब आज के समय में क्या होगा, लड़की की जो भूमिका थी पहले समाज में, पारंपरिक समाज में, भाई जो लड़कियों को बताता था घर की चार दीवार में रहेगी और जो लड़के थे घर बाहर जाकर कमाते। आज वो भूमिका लड़की लड़के वाले काम कर रही है, लड़के लड़कियों वाले काम कर रहे हैं। आई भूमिकाएं बदल रही, देखिएगा। बदलते समय और बदलते समाज के साथ लिंग समाजीकरण में थोड़ा बदलाव आया है। स्वतंत्र समग्र के समय में महिलाओं ने इन सक्रिय भाग लिया है। हमारे नेता जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने कई सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, विधवा पति के साथ चिता पर जलाया जाना या बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद हैं जैसे धार्मिक नेताओं ने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारी महिलाओं को भी शिक्षा के लिए संघर्ष किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व ने हमारी संविधान सभा में भारत की महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर वोट का अधिकार दिया, जबकि पश्चिमी दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र ने अब तक यह अधिकार नहीं दिया। यानी कह सकते कि अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कह सकते हैं कि महिला और पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया गया है। और कह सकते हैं कई समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर, इन सभी लोगों ने महिलाओं और पुरुषों को लगभग कह सकते हो भैया बराबर माना, या महिलाओं या पुरुषों को, इन दोनों को बराबरी का अधिकार दिया है। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र होने के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है, आधिकारिक महिलाओं ने शिक्षित होना शुरू किया। जब हमारा देश आज़ाद होता तो महिलाएं भी पढ़ना लिखना शुरू करती हैं। उन्होंने घर में अपने बच्चों को शिक्षित किया, यानी जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर नौकरी शुरू कर दी। उन्होंने बदलाव के लिए बोलना शुरू किया। महिलाएं जो थी अब चेंज के लिए बोलना शुरू कर दिया। इसलिए भले ही भारतीय स्वतंत्रता के 70 साल बाद कुछ एक राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में साक्षरता और लिंगानुपात के बुनियादी मापदंड बेहद खराब है, परंतु धीरे धीरे भूमिकाएं विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में, यानी आज महिलाओं की जो भूमिका है और जो लड़कियों की भूमिका लगातार बदल रही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल मिलाकर कई राज्यों में लिंग अनुपात सामान्य है। हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में लिंग अनुपात बेहद कम है। भाई यहाँ पर लड़कियों में काफ़ी कमी है, ठीक है, कम है। लिंग अनुपात किसी क्षेत्र, राज्य, देश में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को बताता है कि भाई लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में बहुत कम है तो यह कई परेशान करने वाले रुझान बताता है कि कन्या भ्रूण हत्या और जैसी महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है। इसलिए हमें इस सूचक को मजबूत करने की दिशा में जागरूक होना चाहिए। एक समाज के रूप में हमें उन प्रयास से अवगत होने की आवश्यकता है जो अजन्मी बच्ची को रक्षा करते हैं, बढ़ती लड़कियों को बेहतर शोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं और छेड़छाड़, बलात्कार और हिंसा जैसे अपराधों के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा करते हैं। आज़ादी के बाद महिलाओं की साक्षरता दर में भी सुधार। जब देश आज़ाद हो उसके बाद क्या कहते हैं कि जो महिलाओं की साक्षरता दर, जो पढ़ने लिखने की जो संख्या थी वो बढ़ रही है।
और अधिकांश दक्षिणी राज्यों में यानी जो साउथ स्टेट हैं वर्तमान समय महिलाओं की साक्षरता दर वहाँ पर बहुत बड़ी है। वहाँ पर साउथ में बहुत सारी महिलाएं पढ़ रही हैं ज़्यादा संख्या में। उत्तरी राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सिंपल है, नहीं उत्तर भारत में सामान्य है, उनमें सुधार की जा आवश्यकता है। यह विभिन्न कारक जैसे कि समाज में संस्कृति, प्रथाओं, क्षेत्रीय भिन्नताओं आदि से प्रभावित है। महिला साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? कोई भी लड़की या महिला जो तेजी से बदलती दुनिया को पढ़ और लिख सकती है, अधिक जागरूक और जानकार है, वह स्वतंत्र जीवन, भाई हर लड़की जो पढ़ी लिखी है वह स्वतंत्र जीवन जी सकती है। साहसिक व्यक्तित्व, तीक्ष्ण बुद्धि के बावजूद आप शिक्षित होने और अपने भाग्य बदलने की बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व का उपयोग कर पाएंगे नहीं। यह बात से तय होगा कि आप किस क्षेत्र में पैदा हुई हैं और आपके आसपास का समाज कैसा है। भाई लड़का को कितना अधिकार मिलेगा, लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी नहीं बढ़ पाएंगी, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि उस लड़की का समाज कैसा है, उस लड़की की सोसाइटी कैसा है, कि उसे आगे बढ़ने देगी या नहीं। उदाहरण के लिए आप एक उच्च सरकारी अधिकारी बनना चाहती हैं तो इसके आसपास आपके व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता भी हो। फिर भी यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए हैं जहां 10वीं के बाद लड़कियां स्कूल नहीं भेजा जाता तो आप क्या करेंगे? करेंगे अगर कोई लड़की बड़े होकर के अधिकारी बनना चाहती है लेकिन उसका जन्म एक ऐसे समाज में हो गया जहां पर लड़कियों को 10वीं यानी 10 क्लास पढ़ा करके नहीं आगे नहीं स्कूल भेजा जाता है, तो वहाँ लड़की कैसे अधिकारी बनेगी? ठीक है, यानी करेंगे भैया कि लड़कियों को ऐसे समाज में ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है जहाँ पर समाज खुला है। ठीक है, करें कि जहाँ पर अगर बहुत सारी लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ कैसे हैं, वहाँ का समाज कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत डिसाइड करेंगी कि आप आगे क्या करेंगी। पूरे देश में लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया, आज हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। भले इसमें सुधार हुआ परंतु अभी भी बहुत सुधार किया जाना बाकी है। लड़कियां घर पर काम करती हैं, पानी लाना, कपड़े बर्तन धोना, घरों की साफ सफाई करना, माँ की मदद करना, बड़े भाई बहनों की देखभाल करना, फिर पढ़ाई करती हैं। ऐसी कई चुनौतियों के बावजूद शिक्षित महिला रोजगार में प्रवेश कर रही हैं। कई महिलाएं आजकल शादी करने के बाद भी पढ़ाई जारी रखती हैं, नौकरी पाती हैं। यह पारंपरिक सोच का एक बड़ा बदलाव। आज देखते हैं बहुत सारी लड़कियां भैया क्या पढ़ती लिखती हैं, शादी के बाद नौकरी भी करें। एक प्रकार से हमारे समाज में बदलाव है। ठीक है, यह पारंपरिक सोच का बदलाव है जो पढ़ाई करने के बाद नौकरी की अनुमति उनको दे रहा है। आगे की पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता था और शादी के बाद पढ़ने या नौकरी की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन आज मिल रही ना। आइए महिलाओं के स्वास्थ्य और शादी की उम्र और उनके माँ बनने की उम्र पर नजर डालते हैं, यानी महिलाओं की शादी कब हो रही, उनका स्वास्थ्य कैसे है और वह किस उम्र में माँ बनती हैं, इसको देखते हैं। ये सभी महिलाएं स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं और बदलती लैंगिक भूमिकाएं भी दर्शाती हैं। देश भर में जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि समाज बदल रहा है और 18 वर्ष की कानूनी उम्र पहले विवाह नहीं रहे। 18 साल के बाद शादी होने पर महिलाएं शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बेहतर अच्छी हो रही और वह परिवार शुरू करने और अपने बच्चों को और घर की देखभाल करने की जिम्मेदारियां सही से निभा रही हैं। हालांकि इस बारे में निर्णय पूरी तरह महिलाओं पर छोड़े जाने के संदर्भ में हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। कई महिलाएं बीमार होने पर भी अस्पताल में जाना टाल देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है, वह काम चला सकती हैं, उनके इलाज में घर का बहुत बोझ पड़ेगा। यह विडंबना है, यह देखते हुए कि वह हर समय परिवार की भलाई के लिए काम करती हैं, भले ही उसके लिए पैसे ना कमाएं। कई महिलाओं के पास इसका कोई विकल्प नहीं होता कि उन्हें कब गर्भवती होना है, कब डिलीवरी करनी, कहाँ पर जाना है। इस तरह लिंग समाजीकरण में असंतुलन के चलते महिलाएं के स्वास्थ्य पर अधिक जागरूकता लानी जरूरी है। इसके बारे में कई कार्रवाई का दबाव बना करे कि आज जो महिलाएं हैं, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हों, हेल्दी हों, खुश हों। इसके लिए समाज में अभी भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। समाज महिलाओं की जो भूमिका समाज में बदल रही, लेकिन हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बहुत जगह पर महिलाएं ये नहीं डिसाइड कर पा रही हैं कि उनको स्वास्थ्य है, जाना नहीं चाहती। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, आज भी महिलाएं गर्भवती कब होंगी, कब नहीं होगी, लड़का हो गया लड़की होगी, ये भी बहुत सारी चीज़ें उन पर उनका कोई अभी अधिकार नहीं बना। अभी भी महिलाओं के स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है।
जिस तरह महिलाओं के लिए लिंग भूमिकाएं बदल रही हैं, धीरे धीरे पुरुषों के भी भूमिका बदल रही है। यदि लड़के और पुरुष का सामाजिक वही रहता तो सिर्फ लड़कियों का लिंग सामाजिकरण बदलता, तो यह सामाजिक कामकाज में असंतुलन पैदा करता है। लड़कों की लिंग भूमिकाएं में कुछ बदलाव देखा गया, जैसे पुरुष विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अपनी पत्नियों के साथ घरेलू काम करें। आज के समय जो शहरों में क्या भैया, जो पुरुष है वो महिला के साथ रसोई में हाथ बटा रहे हैं, काम छोटे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, परंतु पुरुषों के लिए लिंग भूमिकाएं बदलने के लिए कुछ किए जाने की आवश्यकता है। वह घर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा योगदान और नेतृत्व में अपनी पहचान के लिए खतरे के रूप में बिना देखे स्वीकार करते हैं। उनका सम्मान है। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला शिक्षित है और काम करना चाहती है तो क्या उसे चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी? यानी करें आज के समय जो पुरुष की भूमिका है वह अभी थोड़ी बहुत बदली है। आज जो पुरुष हैं वह भी महिलाओं के साथ रसोई में, घर में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, इनमें भी हाथ बटा रहे। यानी महिलाओं की भूमिका तो बदली है, साथ के साथ भैया जो पुरुष है, जो पुरुष माना जाता है कि बाहर कमाएगा धमाएगा, घर पे कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज जो पुरुष हैं वह घर में भी अपना हाथ बटा रहे हैं खाना बनाने में। शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में अभी उतना नहीं है, लेकिन आज कह सकते हैं कि पुरुषों की भूमिकाएं हैं वह अभी बदल है, लेकिन बहुत बदली नहीं है, अभी भी बदलना बहुत ज्यादा बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें क्या रहेगा, लिंग, एक मिनट, क्या रहेगा, लिंग रूढ़िवादिता और सामाजिक परिवर्तन देखिएगा। लिंग समाजीकरण और अन्य दृष्टिगोचर लागू लिंग रूढ़िवादिता है। लिंग रूढ़िवादिता के अर्थ का किसी व्यक्ति में नकारात्मक भूमिकाओं और पूर्वाग्रह को सिर्फ इसी आधार पर मान लेता है कि वह व्यक्ति उस पहचान श्रेणी से संबंधित है। थोड़ा और समय, अगर हम भारत में किसी ग्रामीण व्यक्ति से मिलते हैं और वह हमसे अंग्रेजी में बात करता है तो वह हमें किसी तकनीकी विषय जैसे कि पत्तेदार सब्जियों के पोषण हमें खुशी से आश्चर्य हो जाता है। सवाल यह है कि हमें हैरान क्यों हैं, हम आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्योंकि हमने सोच रखा कि भारत का कोई ग्रामीण व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है, हम हरे पत्तेदार सब्जियों के पोषण संबंधी घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। हाँ, सवाल यह है कि हमने किस व्यक्ति से मिलने से पहले उसके बारे में, कई बार क्या होता है कि भैया जैसे हम मान लो कोई गांव का व्यक्ति मिला, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा है तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा, भैया कैसे अंग्रेजी बोल, कह रहे हैं कि कई बार हम लोग ना किसी से मिलते नहीं हैं, उससे पहले ही उस व्यक्ति के बारे में हम अपने मन में धारणा या अपने मन में विचार बना लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। मनोविज्ञान कहता है कि मानव मानस एक रूढ़िविद धारणा है, विकसित करता है। जैसा भारत का ग्रामीण व्यक्ति कैसा होता है, हमने अपने मन में, कह रहे हैं कि भारत का व्यक्ति कैसा है, हमने मन में क्या कर लिया, अपनी एक धारणा बना ली। ठीक है, ग्रामीण व्यक्ति ना केवल अनपढ़ होते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उन्हें पोषण और वैज्ञानिक विषय पर ज्ञान नहीं होता है। इस तरह हमने अपनी रूढ़ियां धारणाएं व्यक्त कर ली है। ग्रामीण व्यक्ति के साथ हमारे दृष्टिकोण और बातचीत को भी इनसे मिलने से पहले निर्धारित करती है। हमारा देखने का नजरिया पक्षपात, यानी कि हम जो लोग हैं, हमारा का देखने का जो नजरिया लोगों को पक्षपातपूर्ण है। हम किसी के बारे में पहले धारणा बना लेते हैं जो कि उस ग्रामीण व्यक्ति के साथ अन्याय है। इसी तरह हम अपनी रूढ़ियों की समीक्षा किए बिना जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल लोगों के साथ नियमित रूप से संपर्क में आते हैं। जैसे कि कई बार लोगों को गलत मान लेते हैं और कुछ क्योंकि हम वह कहीं विशेष समुदाय से संबंधित हैं, यह घोर अन्याय है। इसी तरह हम मानते हैं कि कुछ लोग हिंसक क्योंकि वो किसी विशेष समुदाय से आते हैं, या घोर, मान लो कि हमने किसी के बारे में मान लिया कि भाई इसका समुदाय बहुत खराब है तो ये व्यक्ति भी खराब होगा। ठीक है, एक घोर अन्याय है। इसी तरह हमारे पास समाज में और भी कई अप्रामाणिक रूढ़ियां हैं। उदाहरण के लिए यह धारणा है कि महिलाएं विज्ञान और गणित को सही तरीके से पढ़ और समझ नहीं सकती। गलत धारणा भाई। ठीक है, यह एक धारणा है कि महिलाएं उनके महिलाओं के तौर पर जन्म के चलते ही खाना बनाना, माँ बनना पसंद करती हैं। इसलिए हम तब हैरान हो जाते हैं जब हम किसी महिला से मिलते हुए कहती हैं मैं गणित के सभी लड़कों से बेहतर हूँ, या मैं माँ बनना नहीं चाहती, या मुझे रसोई में काम करना पसंद है। हमें लगता है कि यह निश्चित रूप से परवरिश जो कि सामाजिकरण के लिए सामान्य शब्दकोश है। हम मानते हैं कि महिलाएं शर्मीली होती हैं और सार्वजनिक सभाओं में नहीं बोल सकती हैं। इसलिए जब कोई महिला ग्राम सभा में उठती है और बोलती है तो हमको भैया आश्चर्य लगता है। हम मानते हैं कि जो महिलाएं देर रात तक बाहर काम करती हैं वह यौन रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। वह महिलाएं जो आधुनिक, जो धूम्रपान करती हैं, नशा करती हैं और रात तक देर काम करती हैं, वह चारित्रिक रूप से कमजोर हैं। भाई वो चरित्र, उनका कैरेक्टर सही नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि यौन और रोमांटिक मामलों में महिलाएं नहीं
में हाँ होता है। यह सभी गलत विचार हैं। छवियां और धारणाएं घरों में सार्वजनिक स्थलों पर, इससे पहले हमें उन्हें विशेष रूप में बेहतर जानने, महिलाओं के साथ हमारी बातचीत या संवाद को निर्देशित होता है। इन पूर्व अवधारणाओं और पूर्वाग्रह के चलते न केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि महिलाओं के साथ हमारी दिन प्रतिदिन बातचीत भी के प्रति हमारा जो रवैया है वो भी अन्यायपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक महिला को पीटना, शारीरिक शोषण, उसकी गरिमा गिराना, इंसान के रूप में उसे कमतर आंकना मानवता की बुराई है। इसी तरह हम मानते हैं कि सभी पुरुष मजबूत होते हैं, निडर होते हैं, कभी उनको डर नहीं लगता है। तो अगर कोई पुरुष कहता है कि मैं डरा हुआ हूं, या उस आदमी को देख करके मैं हंसता या मजाक उड़ाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भय सार्वभौमिक भावना है। यहाँ तक कि पुरुषों को भी ऐसा लगता है कि हम मानते हैं कि पुरुष खाना नहीं बना सकते, ये रसोई में काम में अनाड़ी हैं, परंतु होटलों में देखेंगे रसोइयों में पुरुष बहुत काम करते हैं। यह एक प्रकार के पुरुष हैं। हम मानते हैं कि नर्सिंग महिलाओं के क्षेत्र है, लेकिन हम पाते हैं आज भी बहुत सारे पुरुष नर्स के क्षेत्र में या अस्पताल में काम कर रहे हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो तो इस लैंगिक रूढ़िवादिता की समीक्षा हो। यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में समाज में हमने धारणा बना ली, भाई ये पुरुष ये कर सकता है, महिला ये कर सकती है, हम उसी प्रकार का देखते हैं। और जब हम उसके कुछ अलग पाते हैं, विपरीत पाते हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े हम चिंता में पड़ जाते हैं, ये कैसा हो रहा है। पुरुष और महिलाएं, लड़के और लड़कियों को यह सवाल पूछा जाना चाहिए, वह धारणाएं और विचार क्या हैं जो मेरे विचार या मेरे दृष्टिकोण और अन्य लोगों, चाहे वह पुरुष हो महिला हो, के साथ मेरे संवाद को प्रभावित कर रहे हैं। जो पुरुष या महिला हो सकते हैं। क्या मैं अनजाने में मेरी अप्रामाणिक धारणा के चलते दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदनशील या अन्याय हूं, इसके बारे में सोचें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसमें देखिएगा क्या भैया, लैंगिकता, आत्म और शारीरिक जागरूकता, इसके बारे में देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, लैंगिकता सेक्सुअलिटी को मुख्य रूप से चुने गए, स्वीकार किए गए अन्य लोगों के साथ अंतरंगता और रोमांटिक लगाव के साथ साथ आनंद और तृप्ति, इच्छा में स्वमान्यता, इच्छा के विभिन्न पहलुओं को समझा जाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया कि बच्चों को उनके जन्म से के समय प्राथमिक यौन विशेषताओं के आधार पर लिंग प्रदान किया जाता है। कहें कि जब लड़के का जन्म होता है तो भाई लड़के में पेनिस है, लड़की में वजाइना है, इस आधार पर उनमें क्या है, लैंगिक पहचान, यानी लड़के में उस जननांग है, लड़कियों में अलग रहते हैं, ये प्राथमिक पहचान है। प्राथमिक यौन विशेषताओं में लड़कों में लिंग और अंडकोश का होना, लड़कियों में योनि या गर्भाशय का होना, या जिसे हम बच्चेदानी बोलते हैं, ये होती है। लड़कों में लिंग होता है, ठीक है, या अंडकोश होता है, लड़कियों में कह दो योनि है या बच्चेदानी उपस्थित होती है। प्रारंभिक यौन गुणों की प्रस्तुति ज्यादातर सुस्पष्ट, यानी करें कि जो लड़के लड़कियों में प्रारंभिक गुण है, यानी एक लड़के के जो गुण हैं जो फिजिकली हैं और जो लड़की में फिजिकली गुण हैं, ये क्या कहते हैं, पूरी तरह से क्लियर हैं। इसलिए इस दृष्टि से विशेषताओं के आधार पर लिंग तय कर दिया जाता है। तत्पश्चात बच्चे को निर्धारित लिंग के आधार पर लड़का या लड़की के रूप में पालन पोषण करेंगे कि एक लड़के के रूप में जिसका जन्म हुआ है उसका लड़के के आधार पर, और लड़की के आधार पर जिसका जन्म हुआ उसके लड़की के आधार पर उसका क्या होता भैया, पालन पोषण शुरू होता है। लैंगिकता हमारी आत्म जागरूकता और स्व मान्यता से गहरी जुड़ी। लैंगिकता या लड़की या लड़के की जो मान्यता है वो हमारी मान्यता से जुड़ी हुई है। हम लैंगिकता को एक महत्वपूर्ण विषय, परंतु इसमें सामाजिक विमर्श में शायद यह है कि विषय हो। मनोविज्ञान और विज्ञान, धार्मिक और सामाजिक नेताओं के साथ साथ सुधारकों ने भी पुरुष और महिला में से दोनों को एक दूसरे के आदर और सम्मान के आधार पर स्वस्थ लैंगिकता को महत्व है। फिर भी इस विरोधाभास में ध्यान दें, सार्वजनिक और निजी स्थलों में स्वास्थ्य लैंगिकता पर चर्चा करना बहुत हिचका होता है, हिचकाहट होती है, बात नहीं करना। नहीं, लोग पुरुष और महिला की जो लैंगिक पहचान होती है, स्वास्थ्य होता है या सेक्स को लेकर के या उसको लेकर के या कोई बीमारी है उसको लेकर के लोग सार्वजनिक स्थलों पर बात नहीं करते हैं। उसको अभी लेकर के अभी थोड़ा लोग कहने से या बोलने से थोड़ा कतराते हैं, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है लैंगिकता मानव व्यक्तित्व के मूल में है, कि लैंगिकता जो है, सेक्सुअलिटी जो है, ठीक है, या एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा, लड़के लड़की के प्रति आकर्षित हो रही है, एक मूल है, यानी उसके जीन्स में है, ठीक है। जबकि अन्य ने कहा है कि यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है परंतु मूल में नहीं है। आमतौर पर मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आत्म व्यक्तित्व लक्षणा में आयोजक केंद्र हो सकता है। मैं हूं इसलिए मैं आत्म की चिंता या प्रेरक, महारत, सम्मान, आत्म प्राप्ति या आत्म जागरूकता
के मूल विषय में शामिल है। स्पष्ट रूप से मानव अनुभव जटिल कई स्तरों पर बटा है, जहां आत्म और लैंगिकता के बीच गहरा संबंध है। फिर भी हम आत्म को केवल लैंगिकता तक सीमित नहीं कर सकते हैं। करें जब यौन आरंभ शुरू होता है, जब जवानी शुरू होती है भैया, यौन आरंभ शुरू दौरान शारीरिक जागरूकता और लैंगिकता प्रमुख होती है। यौन आरंभ की विशेषता माध्यमिक यौन विशेषता है। जांघों पर बाल, जब कोई बड़ा होता है तो उसकी जांघ पर बाल आ जाते हैं, यौन यानी बड़ा हो रहा है। बालों में वृद्धि होती है। चेहरे के शरीर में भी बाल उभरने लगते हैं। जैसे लड़कों में भैया दाढ़ी मूंछ आ जाती है, यानी वो जवान हो रहे हैं। लड़कियों के जो स्तन हैं उनकी वृद्धि होती है। मासिक धर्म उनका शुरू हो जाता है। पुरुषों में शुक्राणु पैदा होने लग जाते हैं। लड़के लड़कियों में कैसे आवाज़ बदल जाती है। लड़कियों में ऊंचाई या वजन में वृद्धि हो जाना, ये सभी प्रकार की हमारी क्या है, लैंगिक पहचान है या यौन विशेषताएं हैं। भाई लड़के जब बड़े होते हैं उनमें खास तरह के गुण होते हैं, बदलाव आते हैं। लड़कियों में इसी प्रकार से जैसे लड़कियों के स्तन बढ़ जाना, ठीक है, लड़कों में दाढ़ी मूछा जाना, इस प्रकार से उनकी बदलती रहती हैं। इस तरह यौन आरंभ के दौरान शारीरिक क्रिया, यानी इस तरह देखें जब लड़के बड़े होते हैं, ठीक है, जवान होते हैं, उनमें शारीरिक क्रिया के रूप में कई परिवर्तन है, बहुत चेंज आते हैं। इन वजह से व्यक्ति के शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जैसे हार्मोन, विशेषकर हम ग्रोथ हार्मोन की वजह से सेक्स हार्मोन के उत्पाद में कई गुना बढ़ जाते हैं। महिला और पुरुष रोजवृत्ति या एंड्रोनपोज तक शरीर इस बढ़ी हुई मात्रा का संचार करें कि जो पुरुष और जो महिला होते हैं उनमें कह सकते हो कि अलग अलग जो बदलाव होता है उसे कह रही, वही बोली जा रही कि वह सेक्स के प्रति या शरीर, महिला जो है पुरुष सेक्स शरीर के प्रति आकर्षित हो रही है, पुरुष जो है महिला के प्रति आकर्षित हो रहा है। इस प्रकार का जो उनमें संचार होता है जारी रहता है। सामाजिक और भावनात्मक रूप से किशोर लड़कियां और लड़के अपने आसपास दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूक हो जाते हैं। व्यक्ति के आत्म में अद्वितीयता और विशिष्टता के बारे में जागरूक होते हैं। आत्म जागरूकता में वृद्धि संबंधित व्यक्ति के अनुसार अभिव्यक्त होती है। इसके साथ ही अन्य विशेष रूप से दूसरे लिंग से अनुमोदन की मान्यता की इच्छा होती है। अंतर्वैयक्तिकता, सामाजिक और समुदाय संबंध में, राजनीतिक विचारधारा और धर्म के बारे में किशोरों में जटिल एहसास और भावनाएं विकसित होती हैं। अपने किशोरा अवस्था के दौरान ज़्यादातर किशोर प्यार, जैसे भाई किशोर जब जवान होते हैं बच्चे, जैसे प्यार है, दोस्ती है, वफादारी है, दुश्मनी है, पसंद है, नापसंद है, भय है, अपराध है, इस प्रकार के विचार जो कल्पना होती है वह किशोरों के द्वारा समान और समाधान किया जा चुका है। अगला जो हम इसमें हमें पॉइंट इसमें रहेगा, थोड़ा इसको देखिएगा क्या रहेगा। लैंगिकता, किशोरावस्था और शारीरिक पहचान, ये क्या होती है भाई, लैंगिकता, किशोरावस्था और शारीरिक पहचान। देखिए इस तरह हम देख सकते हैं कि शरीर के प्रति जागरूकता, लैंगिकता और आत्म जागरूकता का विकास यौन आरंभ और किशोरावस्था के दौरान गहराई से परस्पर जुड़ा होता है। ज़्यादातर किशोर स्वयं को संवारने और खुद को सहारने में अधिक समय, ज़्यादातर जो किशोर होते हैं भाई खुद को अच्छा देखने, संवारने में ज़्यादा समय देते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण लोग उनकी प्रशंसा करें। जैसे लड़के होते हैं बहुत सज बिज के चलते हैं ताकि उनके लोग प्रशंसा करें, ठीक है, उनकी बड़ाई करें। कई किशोर ऐसे चरण से गुजरते हैं जब वे शरीर के किसी विशेष अंग, विशेषता या कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महसूस करते हैं वह पूरी तरह सही नहीं है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बिना किसी को बताए यह महसूस कर सकता है कि उसकी ऊंचाई पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है। किसी को यह महसूस हो सकता है कि उसने बहुत पसीना आता है, उसके शरीर की गंध जो है दूसरों को परेशान करती है। कुछ किशोर महसूस कर सकते हैं कि उनकी नाक बहुत टेढ़ी है, माथा ऊंचा है या बाहें पतली हैं। ज़्यादातर मामलों में ये चरण अपने आप बंद हो जाते हैं। अधिकांश किशोर जैसे युवावस्था और व्यस्तता की ओर बढ़ते हैं वे अपने शरीर को सराहना करना, उसे स्वीकार करना सीख लेते हैं। इसके साथ वे सहज, कई बार लड़कों को लगता है भाई मेरा जो शरीर है अच्छा नहीं, लड़कियों का अच्छा नहीं है, इस प्रकार में उनमें होता भाई मेरी लंबाई कम है, मेरी चौड़ाई कम है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, इस प्रकार के विचार युवा में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं भैया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुल मिलाकर शरीर की छवि वह सकारात्मक या नकारात्मक, यानी हमारे मन में क्या होता है शरीर के छवि को लेकर के भाई सकारात्मक या नकारात्मक अवधारणाएं भी हमारे मन में रहती हैं, जो हम तब बनाते हैं जब हम स्वयं को शीशे उसे में देखते हैं। भैया हम अपने बारे में सकारात्मक या नकारात्मक जो धारणा बनाते हैं वो शीशे में देख करके बनाते हैं।
साज श्रृंगार करते हैं, स्वयं को तैयार करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। एक सकारात्मक शारीरिक छवि का मतलब है जब हम स्वयं को दर्पण में देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, या शरीर हमारे अंतर व्यक्ति संबंधी रूप में रोमांटिक आकर्षण के बारे में सोचते हैं, तब हम खुद को अच्छा सकारात्मक कहेंगे। जब युवा जो है ज़्यादातर अपने आप में शीशे में देखता है और शीशे में देखने के बाद वह अपने बारे में विचार बनाता, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा नहीं दिखता हूँ। और एक प्रकार से मैं अगर अच्छा दिखूंगा तो लड़कियाँ मेरी ओर आकर्षित होंगी, लड़की सोचती है अगर मैं अच्छी दिखूंगी तो लड़के मेरी ओर आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इस प्रकार के विचार उनमें होते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो विचार हैं उनमें यह चलता रहता है। ठीक है, उसी के बाद इसी को बहुत डीपली में बताया गया है, इसी को जैसे मैंने बता रखा। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य लैंगिकता, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस सेक्शन को देखिएगा। देखो, स्वास्थ्य लैंगिकता आत्म और शरीर की छवि से अधिक है, यानी जो स्वास्थ्य लैंगिकता है वो आत्म और शरीर की छवि से बिल्कुल अधिक है। स्वास्थ्य लैंगिकता का अर्थ है कि समग्रता में स्वयं का सम्मान करना, समझना और सराहना करना। इसका अर्थ है कि स्वयं का सौंदर्य शास्त्र, दुनियादारी और सुंदरता के बारे में स्वयं के विचार का सम्मान, जिसमें उल्लंघन या नुकसान शामिल ना हो। इस तरह स्वास्थ्य लैंगिकता में स्वयं को नुकसान या दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई स्थान नहीं है। जब कोई पुरुष किसी महिला के प्रति अपनी रुचि दिखाता है, यदि महिला का प्रस्ताव अस्वीकार कर देती तो पुरुष में स्वास्थ्य लैंगिकता का अर्थ है कि उसे अस्वीकार का विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना और हिंसा, बदला या आत्म हानि या इस तरह के अस्वास्थ्य विचार के दिमाग में नहीं आने दें। कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो लड़के को लड़की से बदला लेना इस प्रकार की बात नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना, भाई उसने मुझे मना कर दिया है। इस तरह अगर कोई पुरुष किसी महिला को अस्वीकार करता है तो स्वास्थ्य लैंगिकता का मतलब है कि महिला परिपक्व के साथ साथ उस निर्णय को स्वीकार कर ले। मान लो अगर किसी लड़के ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया है, प्रपोज किया, रिजेक्ट कर दिया, तो लड़कियों को भी समझ लेना चाहिए कि उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर ले, मान ले। आत्म नुकसान में लिप्त नहीं होती, यानी वो किसी प्रकार की हिंसा करना या दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य लैंगिकता का तात्पर्य पुरुष और महिलाओं के बीच उन रोमांटिक यौन संबंधों में परस्पर सम्मान है। उदाहरण के लिए, यदि प्रेमी मंगेतर या पति संभोग की इच्छा से महिला के पास जाता है और महिला नहीं कहती है, तो स्वास्थ्य लैंगिकता के तहत प्रेमी मंगेतर या पति नहीं को नहीं के रूप में स्वीकार कर लेता है। जैसे मान लो कोई पति या जो मंगेतर है, प्रेमी है, महिला के जा रहा है कि भाई सेक्स करने के लिए बोल रहा है, लेकिन लड़की करे कि अभी मैं नहीं करूंगी, तो उसको मान ले, हाँ भाई चलो ठीक है अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, इसको मान ले, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य लैंगिकता माना जाएगा। स्वीकार कर लेता है और औरत को अपनी इच्छा नहीं थोपेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य लैंगिकता, इसी को बोला जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, देखिएगा स्वास्थ्य लैंगिकता में यह स्वीकृत भी निहित है कि लोगों की अलग अलग यौन प्राथमिकता करके स्वास्थ्य लैंगिकता भी सबकी अलग अलग इच्छा है भाई। ठीक है, सेक्स को लेकर के सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। ठीक है, इस तरह उन सभी लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है जो यौन अल्पसंख्यक माने जाते हैं। ऐसे जो ट्रांसजेंडर हैं, जो लोग सोचते हैं कि वह गलत शरीर में फंस गए हैं, या जो समान सेक्स के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। अंत में स्वास्थ्य लैंगिकता का तात्पर्य जीवन के सिद्धांतों की सराहना करना, यानी स्वास्थ्य लैंगिकता का मतलब क्या है, जीवन के जो सिद्धांत हैं उनकी सराहना करना है। इसमें जीवन से जुड़ना शामिल है और जीवन की क्रिया में सौंदर्य है, जो सद्भाव है, उसकी सराहना भी शामिल है। जैसे कविता है, संगीत है, नृत्य है, पेंटिंग है इत्यादि सुख है। स्वास्थ्य लैंगिकता इस प्रकार भी एक स्वस्थ और पूर्ण विकसित व्यवहारिक आत्मा है। हमने पहले भी उल्लेख किया कि आत्मा और स्वयं को सिर्फ लैंगिकता की परिधि में नहीं समेटा जा सकता है, यह निश्चय ही लैंगिकता से अधिक व्यापक है। हम विचार के साथ चर्चा को विराम देते हैं कि स्वास्थ्य लैंगिकता एक स्वस्थ आत्मा और पूरी तरीके से व्यवहारिक व्यक्ति में पनपती है, यानी स्वास्थ्य लैंगिकता एक स्वस्थ शरीर में पनपती है। यह शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी, स्वास्थ्य लैंगिकता जो होती है शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी प्रभाव डालती है और जीवन के अनुभव को समृद्ध करती है, जीवन के जो अनुभव उसको बेहतर बनाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य लैंगिकता में भावनाओं का ऐसा विस्तार और परिवर्तन है जिसे हम उन भावनाओं को समाहित करते हैं, जिसे सहानुभूति है, सम्मान है, सौंदर्य है या सद्भाव क्या होते हैं हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 6.5 है, क्या आपका ये सारांश है, और सारांश आ गया उसी के साथ आपका एक चैप्टर समझ। सारांश को भी एक बार आप जरूर रीड कर लेना, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, उसको जरूर पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द आ गए हैं। ठीक है, लिंग समाजीकरण, लैंगिक भूमिका, लिंग रूढ़िवादी,
स्वास्थ्य लैंगिकता, इस शब्दों को थोड़ा पढ़ लेगा तो उसके बाद स्वाकलन के लिए कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसकी क्लास जो है लगातार चलती रहेगी और मैं पूरी किताब आपके लिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले के जो वीडियो हैं 5 चैप्टर मैंने और भी बना रखे हैं, 6ठा चैप्टर है। 5 चैप्टर जो बच्चे आपने वीडियो नहीं देखी है उनकी भी वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है, वह प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज इसकी नेक्स्ट क्लास में, और अगली जो नेक्स्ट क्लास है अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लेना। उसको भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं और धीरे धीरे आज ही सारी मैं अपलोड कर दूंगा और सारी क्लासेस को आज ही देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी की एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।